नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए शिवम चौधरी। 400 एकड़ जमीन, 400 एकड़ जंगल, जीव जंतु हजारों लाखों की संख्या में इस वक्त हैदराबाद से पलायन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये एक ऐसा इमोशनल मुद्दा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। हाथियों का झुंड निकल रहा है, जगह जगह मोर मरे हुए पाए जा रहे हैं। वहां पर जो डियर्स हैं, उनका शिकार कुत्ते कर रहे हैं, जो स्ट्रीट साइड डॉग्स होते हैं वो। चिड़ियाएं ऐसी पड़ी हुई है, मरी हुई, कहीं पानी के पास में, कहीं जंगल के बीच में, कहीं जली हुई, कहीं कटी हुई, कि वो मेरे लिए एक बहुत इमोशनल मुद्दा बन गया था। और मुझे लगा कि इतना इतना कैसे हो सकती है कोई सरकार कि वो 400 एकड़ की जमीन को खाली कर दे। इतना कौन सी जगह थी? अरे कहीं पर भी बना सकते थे पार्क। तो समझ में आया कि पूरी कहानी जो जुड़ती है वो है आईसीआईसीआई से। जी, द वेरी फेमस बैंक आईसीआईसीआई से ये पूरा मुद्दा कनेक्टेड है। और ये जमीन है तो सरकारी, पर इस पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इतनी बड़ी धोखाधड़ी। अरे इंसान इतना बड़ा जानवर हो गया है कि सभी जानवरों को इसने पीछे छोड़ दिया। मैं तो बोलती हूँ कोबरा फिर भी कम खतरनाक होगा जितना आज के डेट में इंसान खतरनाक हो गया। रेवंत रेड्डी ने ये जो किया, और मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है इस पे, पर अभी भी अंदर ही अंदर जंगल को काटे जा रहे हैं और रोज वीडियो निकल कर आ रहे हैं स्टे ऑर्डर के बावजूद। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि इमोशनल मुद्दा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात भी की कि गायत्री जी के चैनल के ऊपर इसके ऊपर एक वीडियो किया जाए, तो आज मैंने और गायत्री जी ने ये डिसाइड किया कि इसके ऊपर बात की जानी चाहिए और किस तरीके से इसके पीछे एक बड़ा खेल है उसको भी सामने लाकर रखना चाहिए। दरअसल ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये 2300 एकड़ के लगभग का ये एरिया है। जब 1970s में तेलंगाना एजिटेशन चल रहा था, तो एक तरीके से वहां के लोगों को कंसोलेशन के लिए, उन लोगों को थोड़ा मनाने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने तब 2300 एकड़ की ये जमीन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नाम कर दी थी। लेकिन सरकार होती है, किस तरीके से खेल इसके अंदर किया जाता है। वो 2300 एकड़ जमीन जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नाम होनी चाहिए थी, वो उसके नाम नहीं की। जो भी खेल उन्होंने किया, अब वो एक तरीके से प्राइवेट, एक तरीके से गवर्नमेंट लैंड ही है, वो यूनिवर्सिटी के नाम नहीं चढ़ पाई है। उसमें से भी जो 800 एकड़ जमीन है, अब तक ऑलरेडी उसका इस्तेमाल किया जा चुका है। अब मात्र 1500 एकड़ जो जमीन है वो बची है। उसमें से भी जो 400 एकड़ जमीन है उसके ऊपर यह प्रयास किया जा रहा है कि एक आईटी पार्क बनाया जाए। दरअसल इससे पहले भी 2004 में एक आईएमजी भारता करके एक नाम की कंपनी थी, उसको स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाने के लिए यही 400 एकड़ की लैंड दे दी गई थी। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई, ये पता लगा कि ये कोई अमेरिकन फर्म नहीं है, एक फ्रॉड फर्म है। बाकायदा तेलंगाना गवर्नमेंट को इसके लिए केस लड़ना पड़ा और इसी 400 एकड़ जमीन को बचाया गया। ध्यान दीजिएगा, जो जमीन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नाम होनी चाहिए थी 2300 एकड़, 800 एकड़ इस्तेमाल की जा चुकी है, अभी भी वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नाम नहीं है। तो जो 400 एकड़ ये जमीन है, ये एक तरीके से अभी एक नेचुरल हैबिटेट बन चुका है। जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 1996 की, जो ये कहता है कि अगर कोई भी लैंड, भले ही वो कहीं पर भी एज अ फॉरेस्ट रिकॉर्ड नहीं चढ़ी है कि भैया फॉरेस्ट लैंड है या कुछ ऐसे, अगर सरकारी रिकॉर्ड में नहीं भी है, अगर वो फॉरेस्ट के नॉर्म्स को फॉलो करती है तो उसे आप फॉरेस्ट लैंड ही मानेंगे। यहां तक कि इस लैंड के ऊपर लगभग आधा % जमीन ऐसी है जो कैनोपी कवर है, यानी कि जहां पर इतना डेंस फॉरेस्ट है कि नीचे लाइट नहीं जाती है। तो उस तरह का डेंस फॉरेस्ट बहुत सारी जगह इसमें है भी। और तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की 1996 की गाइडलाइन के हिसाब से फॉरेस्ट लैंड बनती है। आप देखिएगा इसके अंदर 220 से ज्यादा बर्ड की स्पीसीज है, 734 फ्लावरिंग प्लांट्स, 15 रेप्टाइल, 10 मैमल, असंख्य इंसेक्ट, 40,000 से ज्यादा पेड़ इस जगह पर पाए जाते हैं। और आपने बताया मोर से लेकर, लंगूर से लेकर और बहुत सारे ऐसे रेयर स्पीसीज भी इसके अंदर है। तो जब इसके ऊपर तेलंगाना गवर्नमेंट की इसके ऊपर नजर पड़ी और ये कहा गया कि 400 एकड़ में एक आईटी पार्क और बहुत सारी चीजें बनानी है, तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां वो आईटी पार्क और ये सब बनाया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर इस प्राइम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया, इस फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल किया गया, जो एक तरीके से लंग्स कह सकते हैं कि वेस्टर्न हैदराबाद के लिए लंग्स का काम करते हैं। हालात यह है कि यहाँ पर जो वाटर बॉडीज है वेस्ट हैदराबाद के, जो वाटर टेबल है उसे मेंटेन करने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी पीकॉक लेक है, बफेलो लेक है और बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं जो वेस्टर्न हैदराबाद के वाटर टेबल को मेंटेन करती है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कई पत्थर ऐसे हैं जो डायनासोर से पुराने हैं और बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं उनका सिग्निफिकेंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो 400 एकड़ मात्र ये नहीं कि 40,000 पेड़ खड़े हैं,
आप ये देखिए किस तरह की प्राइम मतलब किस तरीके से जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है बहुत सारी वहां पाई जाती है, लंग्स का काम वो कर रहा है, वाटर टेबल वो मेंटेन कर रहा है। उसके अलावा जमीन कहीं और ली जा सकती थी लेकिन जानबूझकर इसके ऊपर ली। और तेलंगाना सरकार ने किस तरीके से रातों रात वहां पर 30 से ज्यादा बुलडोजर भेजे गए, उसके बाद जिस तरह की वीडियो सामने आई, मोर रो रहे हैं, हिरण भाग रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, हिरणों को गली के कुत्ते खा रहे हैं। मतलब जिसको हमें बचाने की हमारी प्राइम जो जिम्मेदारी बनती है, उसे किस तरीके से सरकार रातों रात उजाड़ रही थी। जब हैदराबाद के बहुत सारे छात्रों ने, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, ध्यान रखिएगा वहां के 80% से ज्यादा छात्र तेलंगाना के नहीं है, लेकिन उन्होंने ये माना क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी से लगी हुई ये जगह है और ये एक नेचुरल हैबिटेट है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है उसका। रातों रात वो छात्र बाहर निकल कर आए। उसके बाद हैदराबाद सरकार के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और ये सारे छात्र और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर जब तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर गई, हाईकोर्ट ने बाकायदा इसके ऊपर एक तरीके से बैन लगा दिया कि आप ये डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद, वो रोक के बावजूद सरकार के द्वारा रातों रात को ये कार्यक्रम किया गया। बहुत सारे बुलडोजर्स भेजे गए, बहुत सारे वहां पे लॉरियां भेजी गई, वो पूरे के पूरे एरिया को, अब बाकायदा उन्हें टाइमलाइन दी गई कि इतने घंटे के अंदर तुम्हें इतना एरिया साफ करना है। इस तरीके से इस मैसिव लेवल पर वहां पे काम शुरू हुआ। लेकिन जिस तरीके से छात्रों ने आकर वहां पे हंगामा किया, उसके बाद ये दबाव बना और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके ऊपर रोक लगा दी है। लेकिन जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसका तर्क यह है क्योंकि ये सरकारी लैंड है, वही कागज का खेल, भारत में हमें पता है कि किस तरीके से कागज का खेल किया जाता है। कोसला का कोसला कोई मूवी देख सकता है कि किस तरीके से हेर फेर कर कर आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और टेक्निकलिटीज का सहारा लेकर सरकार इसके ऊपर आईटी पार्क और बहुत सारे प्रोजेक्ट लाना चाह रही है। लेकिन अब सरकार का जो इंटेंट है उसके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं केसीआर राव, उनके जो बेटे हैं केटीआर तेलंगाना के, उन्होंने इसके ऊपर एक मैसिव फ्रॉड जो है उसकी बात कही है। अगर वो सही साबित होता है तो कुल मिलाकर तेलंगाना गवर्नमेंट जिस तरीके से खेल करना चाह रही थी वो एक्सपोज हो रहा है। इसलिए कह रहा हूं, हैदराबाद के इन फेफड़ों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से वहां पर जो निरीह जानवर हैं वो मर रहे हैं, उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और उसके नाम पर किस तरीके से हजारों करोड़ का घपला हो रहा है, ये भी सार्वजनिक बहुत महत्वपूर्ण है। जी गायत्री जी। शिवम, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक वीडियोस दिखाना चाहूँगी एंड ये वीडियोस कहीं न कहीं झकझोर कर रख देती हैं कि कुछ शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। रेवंत रेड्डी के लिए मेरे मुँह में अब कोई शब्द नहीं बाकी रह गया है। बट हाँ, मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगी जिससे लोगों को पता चले कि ये कर क्या रहे हैं। देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा खुद बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना। आपकी एक पोस्ट से इन बेजुबान जानवरों को घर मिल सकता है। ये बेजुबान जानवर खुद नहीं बोल सकते हैं, आज हमको इनके लिए बोलना है। ये जो हैदराबाद में 50 एकड़ जमीन की कटाई हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसको रोकना है और इसके लिए सबको आवाज उठानी है। हम ये है कि हम सब आवाज उठाएं और जीवन दिस इज ये झुंड के झुंड निकल कर आ रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे जब वो जंगल कट जाएंगे? हाथियों का एक झुंड निकल पड़ा अपने लिए नया नया आशियाना ढूंढने के लिए। ये मैं वीडियो अपने फेसबुक टाइमलाइन से दिखा रही हूँ। somehow दिस पर्टिकुलर इंसिडेंस, जनरली हम लोग इतना आहत नहीं होते हैं, बट इस पर्टिकुलर इंसिडेंस ने काफी झकझोर कर रख दिया है। अरे लोमिन लोमिन एक ऐसा है जो शायद आपको भी देखने में काफी तकलीफ होगी। ये जो आपको दूर से नजर आ रहा है, बेसिकली ये रील में है। ये जो दूर से आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेट मी गिव इट अ फुल स्क्रीन। ये पूरा हाथियों का झुंड है जो जंगल गिरने के बाद में भागते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? किस छांव की तलाश में जाएंगे ये? जी शिवम। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये मार्मिक वीडियो सामने आ रही हैं, जिस तरीके से झुंड के झुंड को वहां से पलायन करना पड़ रहा है, तो बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि त्रासदी है ये।
ना ही सिर्फ जंगलों के लिए बल्कि मानव के लिए भी एक त्रासदी के बराबर ही है। अब बात इस बात पे भी हो जाए कि दरअसल जो नया आरोप केटीआर के द्वारा लगाया जा रहा है वो क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल ये पूरी की पूरी जो जमीन है, मैंने आपको बार बार बताया कि किस तरीके से सरकार के नाम पर है, अभी भी जो होनी चाहिए थी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के नाम पर, लेकिन सरकार के नाम पर है, तो सरकार उसी का इस्तेमाल कर कर उसमें से जो 400 एकड़ की ये जंगल की जमीन है उसे तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन टीजीआईआईसी के नाम उसने वो ट्रांसफर कर दी है दरअसल। और उसके बाद उन्होंने इस जमीन का जो रेट लगाया है वो लगाया है 75 करोड़ रुपए पर एकड़। लेकिन सरकार ने ये तो कह दिया कि भैया ये टीजीआईआईसी के नाम हो गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी सेल डीड अभी टीजीआईआईसी के नाम नहीं की है। ना ही इस जमीन का कोई म्यूटेशन हुआ है कि जंगल की जमीन से इसे कमर्शियल जो लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, उसे कमर्शियल लैंड में तब्दील कर दिया गया है। उसके लिए बाकायदा उसका म्यूटेशन होता है, उसका लैंड यूज चेंज किया जाता है। ना वो लैंड यूज चेंज किया गया है, साथ ही ना वो कोई सेल डीड हुई है, ना कोई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुई है। किसी भी तरीके से टीजीआईआईसी के नाम नहीं हुआ है, सरकार के नाम पर है। और इसकी जो जमीन की प्रॉपर्टी का जो रेट लगाया गया है वो 75 करोड़ रुपए पर एकड़ लगाया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जून 2024 में लगाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे 2 बार और इस जो लैंड है इसकी जो रेट है उसे रिवाइज किया गया। नवंबर 2024 में इसके रेट को 52 करोड़ रुपए पर एकड़ कर दिया गया और उसके बाद घटाकर इसे 41.6 करोड़ रुपए पर एकड़ कर लिया गया। यानी कि जो पहले इस जो लैंड है इसका जो रेट बैठता था वो 30,000 करोड़ रुपए बैठता था, उसे घटाकर 16,400 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो सवाल यह है कि आपने ना तो उस टीजीआईआईसी के नाम ही से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है और साथ ही इस प्रॉपर्टी के रेट को बाकायदा बार बार आप गिरा रहे हैं। तो क्यों गिरा रहे हैं, इसके बाद असली खेल समझ आता है। दरअसल टीजीआईआईसी ने इस जमीन के अधीन एज पर केटीआर 10,000 करोड़ रुपए जो आईसीआईसीआई बैंक है उससे एज अ लोन उठाया है, इसलिए ताकि इस प्रॉपर्टी के रेट को कम किया सके और एज ए कोलेट्रल वहां रखा गया। उसके बाद जो दरअसल इस पूरे के पूरे खेल में जो 2 मीडिएटर बीच में सामने आए हैं वो है ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसने बाकायदा बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड के माध्यम से उसने ये पूरा का पूरा जो एज ए कोलेट्रल है, इन दोनों ने बीच में एज ए मीडिएटर काम किया। यानी सरकार ने बीकन को पैसे दिए, बीकन ने इस्तेमाल किया ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड का, और इस पूरे के पूरे ब्रोकरेज में 169 करोड़ रुपए पे किए गए हैं। तो इन दोनों ने बीच में रोल निभाया ताकि जो टीजीआईआईसी है वो इस जमीन को अधिक एक तरीके से कोलेट्रल रख सके आईसीआईसीआई बैंक के सामने और आईसीआईसीआई बैंक से 10,000 करोड़ रुपए का लोन उठा सके। और ध्यान दीजिएगा, ये जमीन अभी टीजीआईआईसी के नाम है नहीं, लेकिन उसने रख दिया आईसीआईसीआई के नाम। अब आईसीआईसीआई से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भैया जब ओनरशिप के डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, जब उनके पास कोई म्यूटेशन के डॉक्यूमेंट नहीं है, जब कोई सेल डीड नहीं है, आपने किस प्रकार 10,000 करोड़ रुपए का लोन एक तरीके से सैंक्शन कर दिया इस सरकारी बॉडी के अधीन जिसके पास वो जमीन के कागज नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि इस 10,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल एक वहां की योजना चलती है रायतू भरोसा फंड्स, उसमें इस्तेमाल किया गया है ताकि इसमें से ये 10,000 करोड़ रुपए गरीब किसानों के नाम या लेबरर्स के नाम या उनको अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से उन्हें दिया जा सके। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, इस 10,000 करोड़ में से भी मात्र 5,000 करोड़ रुपए इस स्कीम में इस्तेमाल हुए हैं। बाकी जो 5,000 करोड़ रुपए हैं उनका इस्तेमाल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे देने के लिए, कमीशन देने के लिए अलग अलग मदों में इस्तेमाल हुआ है। यानी कि आपने उस जमीन पे पैसा उठाया जो जमीन आपकी थी ही नहीं, उसके बाद उस जमीन के पहले रेट को कम किया गया, फिर पैसा उठाया गया, और जो पैसा उठाया गया उसका आधा इस्तेमाल आपने जो डेजिग्नेटेड फंड है जिसके लिए पैसा उठाया उसमें इस्तेमाल किया, और आधे पैसे की जानकारी कहीं है ही नहीं। तो जिस तरीके से ये सवाल उठाए जा रहे हैं केटीआर के माध्यम से, अगर इसमें कहीं भी सत्यता है थोड़ी बहुत भी, तो किस तरीके से एक 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को मात्र 10,000 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट बैंक के आगे गिरवी रख दिया गया, वो लैंड जो आपकी थी ही नहीं, और उस पैसे का इस्तेमाल जहां किया गया, जहां किया जाना था, जहां डेजिग्नेटेड था, जहां कहा गया था कि इस पर्पस के लिए वो पैसा उठाया गया है, उस पर्पस में भी वो पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया। तो किस तरीके से एक बड़ा स्कैम अनलीश तेलंगाना के अंदर किया जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आरोप लग रहे हैं कि जो एचएमडीए हैदराबाद म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो लगभग इसी तरीके से अलग अलग एनजीओ के माध्यम से उस जमीनों के ऊपर लोन उठा के लगभग 60,000 करोड़ का एक और स्कैम
खबर ये आ रही है कि इसी तरीके से एचएमडीए की जमीनों पर किया जा रहा है। अगर यही सब तेलंगाना में ऐसे ही चल रहा है तो समझ जाइए कि किस तरीके से कांग्रेसी सरकारें काम करती हैं। तो सरकार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री से ये सवाल है कि जो 5,000 करोड़ रुपए है, क्या आपने वो दिल्ली भिजवाए हैं? क्या उसी के लिए गया है? कहां है वो 5,000 करोड़ रुपए? किस अथॉरिटी के तहत जमीन उस टीजीआईआईसी नाम की एक सरकारी संस्थान की है ही नहीं, उसने किस तरीके से इस पे लोन उठा लिया? सवाल कई उठते हैं। तो किस तरीके से सरकारी तंत्र काम करता है, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी काम करती है, किस तरीके से प्राइवेट एंटिटीज और उनके बीच के बिचौली कैसे काम करते हैं, ये साफ यहां दर्शाया जा रहा है। आईटी पार्क के नाम पर आपने एक जगह ली, उसके ऊपर किसी बैंक से कर्जा उठाते हैं और किस तरीके से आप काम करते हैं साफ नजर आता है। उसके बाद अब आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ये सफाई दी गई है कि सरकार हमने इस पे कोई लोन नहीं दिया है, लेकिन अब क्योंकि इसके ऊपर सीबीआई की जांच की मांग हो रही है, आरबीआई और सेबी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एक बीच में एक ब्रोकर है वो बाकायदा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, तो उस इसलिए सेबी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब इसमें मल्टीपल एजेंसी से सवाल किए जा रहे हैं कि इसमें आकर इन्वेस्टिगेशन हो। अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है तो तेलंगाना सरकार, सरकारी संस्थान, ब्रोकर, साथ ही कुछ बिचौलिए जिसमें से एक तथाकथित एमपी भी कहा जा रहा है, और साथ में वो प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई जो किस तरीके से सुनंदा कोचर के समय में इस तरह की डील्स में इन्वॉल्व रहा है, अब सवाल उन पर भी उठ रहे हैं। अगर ये चीजों में, अगर इसमें कहीं भी तथ्य है और इसमें कहीं भी बात है, तो निश्चित तौर पर आईसीआईसीआई बैंक के लिए बहुत ज्यादा बुरी स्थिति होने वाली है। वो एक स्कैम निकला, अभी उसे उभर नहीं पा रहा था, और 10,000 करोड़ के एक नए स्कैम में अगर वो फंस जाता है तो निश्चित तौर पर जो पूरा का पूरा नेक्सस होता है ब्यूरोक्रेसी का और बैंकों का, ये साफ तौर पर उजागर हो रहा है। जिस तरीके से मनमोहन सिंह के सरकार फोन बैंकिंग चलती थी कि नेताजी फोन उठाते थे, बैंकों से पैसा दिला दिया जाता था और वो एनपीए हो जाता था, क्या वो फोन बैंकिंग अभी भी काम कर रही है? अभी भी कुछ ब्यूरोक्रेट और प्राइवेट बैंकर्स इस तरीके से इन्वॉल्व है और पब्लिक मनी का ये इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए सवाल उठना निश्चित है। और केटीआर अगर सही कह रहे हैं तो बहुत बड़ा स्कैम आपको तेलंगाना में होता दिखाई दे रहा है। जी गायत्री। आपको लगता है कि इतना बड़ा स्कैम बिना राजघराने के पॉसिबल है 10 जनपद वाले? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहीं की डेस्परेशन है? बिकॉज उनके पास, अब देखिए, भारत में सिर्फ 3 कांग्रेस सरकारें रह गई हैं, गिनी चुनी, राइट? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे की उगाही के लिए ही ये सब किया जा रहा है? 60,000 करोड़ की जमीन 10,000 करोड़ में, उसमें से भी 3-4 हजार करोड़ इस्तेमाल किए, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट। उन्हीं के परिवार के बंदे ने कहा था ना, जब दिल्ली से 10 रुपए भेजे जाते तो सिर्फ 1 पैसा पहुंचता है या 5 पैसे पहुंचते हैं नीचे। जी। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए हर राज्य सरकार का एक कट तो बना ही होता है। किस तरीके से हरियाणा की जब सरकार हुआ करती थी तो कहा जाता था, मैं पुष्टि नहीं कर सकता लेकिन सोशल मीडिया कहता है कि उस जमाने में जब हुड्डा साहब की सरकार होती थी कि 60 करोड़ रुपए शायद महीने के जाते थे। अब मैं पुष्टि नहीं कर सकता लेकिन अलग-अलग फिगर आता है, अलग-अलग राज्य, जो राज्य जितना पैसे से, धन बल से जितना मजबूत, जहां रेवेन्यू के ज्यादा सोर्सेस, वहां से उतना पैसा आता है। कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में मारामारी क्यों है कि भैया कौन मुख्यमंत्री बनेगा? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि वो एक बहुत ही रिच स्टेट है, रेवेन्यू बहुत अच्छा है, वहां पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए मारकाट मची हुई है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और उसी तरीके से उन राज्य सरकारों को, उन नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है केंद्र की जो लीडरशिप है उसके द्वारा कि भैया ये राज्य है, यहाँ से इतना पैसा आता है तो इतना हमें आना चाहिए। तो सवाल यही है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही ये सवाल कर लिया कि जो 5,000 करोड़ रुपए कहां गए? पहली बात तो आपने पैसा गलत तरीके से दिलाया, गलत एंटिटी से दिलाया, गलत एंटिटी को दिलाया, उसके बाद भी उसमें से 5,000 करोड़ रुपए अगर गायब हो जाता है तो वो कहां गया? और 5,000 करोड़ रुपए बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है। निश्चित तौर पर सारा तो दिल्ली नहीं गया होगा, लेकिन हाँ, इसमें से अगर आधा भी दिल्ली गया होगा तो आप समझिए कितना बड़ा ये नंबर हो सकता है और किस तरीके से हैदराबाद के फेफड़ों के ऊपर ये हमला किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बड़ा खेल इसके अंदर किया जा रहा है। अभी तो राज परिवार को एक झटका लगा है, इस तरीके से उनकी कुछ संपत्तियों पे नजरें इनायत हो गई हैं एजेंसियों की। तो अब अगर ये भी खुलता है और यहां से भी कुछ निकल के आता है और परिवार के लिए दिक्कत परेशानियां सामने आती है तो एक बड़ी बात होगी। हाँ, ध्यान रखिएगा, यही वो राज्य है जो एक तरीके से, जो रेवंत रेड्डी है वो एक छत्र राज एक तरीके से तेलंगाना के ऊपर चला रहे हैं, बहुत ज्यादा परिवार का दखल नहीं देते, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्विड प्रो को तो होता ही होगा, इसलिए हैंड दिया होगा चलाने के लिए कि कुछ ना कुछ यहाँ से वहां जाता होगा, इसलिए कहा होगा कि भैया ठीक है अपनी मर्जी से चलाओ लेकिन इतना पहुंच जाना चाहिए। जी गायत्री। इसमें आईसीआईसीआई बैंक तो ऐसा लग रहा है कि कई फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हुआ है। पहले चंदा कोचर, जो इनकी ओनली वुमेन हेडिंग बैंक, हम बड़ा चाव से पढ़ते थे व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स एंड ऑल।
बड़े चाव से पढ़ते थे, चंदा कोचर, द वुमन हु मेड बिग नेम इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। बाद में पता चला फ्रॉड निकले। फिर आईसीआईसीआई के पहले भी और फ्रॉड्स निकल कर आए। ऐसा क्यों है कि जहाँ-जहाँ फ्रॉड निकल कर आते हैं, वहाँ आईसीआईसीआई नज़र आता है? एंड स्पेशली कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में, स्पेशली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो। जी। जी, आप देखिए कि चंदा कोचर को पद्मा अवार्ड भी यूपीए की सरकार में ही मिला था। तो किस तरीके से काम है, किस उसमें चिदम्बरम का नाम आ रहा था, वो भी बहुत है। और यहाँ पर भी अगर आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ऐसा कुछ होता है, मेरा सवाल ये है, एक छोटा सा आदमी अगर 5, 7, 10 लाख का लोन लेने जाता है, उससे 100 कागज मांगे जाते हैं कि भैया ये कागज लेके आओ, अपना ये फला फला फला, अपना इनकम प्रूफ, अपना टैक्स रिटर्न, अपना बहुत उससे मांगा जाता है। तब जाकर मुश्किल से उसे 5 लाख का लोन दिया जाता है। उसमें से भी 2-4% काट लिया जाता है कि भैया प्रोसेसिंग फी, ये फी, वो फी। आप 10,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं एक सरकार को भी नहीं दे रहे, सरकार की एक एजेंसी को दे रहे हैं। और आपने ये भी चेक नहीं किया कि उसने जो कोलेटरल रखा है कि वो उसकी है भी या नहीं, उसका कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया। अब सवाल ये है, अगर ये चीजें खुलकर आई हैं और आईसीआईसी बैंक ने सही में 10,000 करोड़ दिए हैं, तो क्या वो अब सरकार से मांग करेगी इसकी जगह हमें कोई और कोलेटरल दिया जाए? और किस तरीके से देगी वो सरकार? आईआईसी नाम की संस्थान किस तरीके से देगी वो, जब वो जमीन ही उसकी नहीं है? और कहां से लाएगी वो 10,000 करोड़ का कोलेटरल? और उस संस्था के लिए आप पैसा देते हैं और उसे आप वेलफेयर फंड में इस्तेमाल कर लेते हैं। भैया आपको इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम पर आपने उठाया है, तो इंडस्ट्रीज और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना चाहिए था। आपने किसी फला योजना में उसमें पैसा लगा दिया है। तो किस तरीके से बंदरबाट होती है, ब्यूरोक्रेसी काम करती है, उसका एक परफेक्ट उदाहरण, अगर ये बिल्कुल केटीआर के आरोप सही हैं, तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए, बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं परफेक्ट एग्जांपल है, जो ये बता सकता है कि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर और राजनेताओं के तंत्र में कैसे घोटाला करके आप कहीं से भी पैसा लिए और अकाउंटेबल नहीं बनिए। अगर मान लीजिए मामला आज नहीं उठता, केटीआर नहीं उठाते, अगली सरकार में उठाते, तो मामला दब जाता, कहते पुरानी सरकार ने किया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, उस तरीके से चलता। तो किस तरीके से जो बॉल है वो एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट कैसे ट्रांसफर की जाती है, ये सरकारी तंत्र इसी तरीके से काम करता है। और ध्यान रखिएगा, ये मुद्दा भी जल्दी दब जाएगा। 5, 7, 10 दिन, 15 दिन लोग चिल्लाएंगे, मीडिया की टाइमलाइन से हट जाएगा और बाद में ये मुद्दा सेटल हो जाएगा। जिस तरीके से जजों के घर में पैसा मिला ना, अब कितने लोग बात कर रहे हैं, जज का ट्रांसफर भी हो गया, उसने उम्र भी ले ली, सारे काम हो गए। किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, ये दर्शाता है किस तरीके से डिफंक्ट हो चुका है सिस्टम, कि 10-15 दिन मीडिया चिल्लाती है, उसके बाद नया मुद्दा मिल जाता है, सब शांत हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। और देखिए कि 400 एकड़ की जमीन धीरे धीरे कैसे हाथों से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। और लोग कहते रह जाएंगे कभी यहाँ जंगल हुआ करता था, और वही सब कुछ, वही ढाक के 3 पात जहां खड़े थे वहीं खड़े आपको दिखाई देंगे। जी गायत्री जी। इंसान, मेरे को कभी-कभी खुशी होती है कि कोरोना आया। कभी सांस लेने का मौका मिला। एक वीडियो जाते-जाते व्यूअर्स को दिखा रही हूँ, शायद ये वीडियो देखने के बाद लोगों को रोना आ जाए। पर किस तरीके से हमने इन मासूम बेजानों को अपने लिए लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है, कुछ यहीं से पता चलता है। ये हाथी अपना घर बचाने के लिए, अपना जंगल बचाने के लिए जाके भिड़ा और उसको पूरा यहाँ धस गया सर में। वो जो उसके शार्प होते हैं, उसका पूरा अंदर घुस गया। शेम ऑन आईसीआई एंड शेम ऑन आईसीआईसीआई, शेम ऑन रेवंत रेड्डी। आप लोगों की भूख खत्म होने का नाम नहीं लगती है। सम पीपल आर लाइक पैरासाइट्स। और इंसान जिस तरीके से आगे चल रहा है ना, अगर हमने इन लोगों की रक्षा शुरू नहीं की, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, तो ये ना पूरा ये जो पूरी धरती है, हरी नहीं रहेगी, ये ब्राउन कलर की हो जाएगी। जंगल खत्म हो जाएंगे और जीवन नहीं रह जाएगा इस धरती पर। उठिए, आवाज उठाइए, हाथ जोड़कर विनती है, इसके लिए आवाज उठाइए, भूल मत जाइए। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।